राम राम जी भाई सबको। सबको बहुत बहुत नमस्ते, सबका स्वागत। आज संडे है, 15 मार्च 2026 है। आज संडे है तो हमारा एंड ऑफ द माई जंक्शन ऑफ म्याजम्स चलेगा। डॉक्टर प्रफुल्ल विजयाकर सर के द्वारा लिखा हुआ है लिटरेचर। आज हमें पेज नंबर 27 पे, और हमारा ये बेसिकली चैप्टर चल रहा है फर्स्ट, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। जी पेज नंबर 27 पे करें, लेट्स सी व्हाट हैपेंस एट साइकोपैथोलॉजिकल लेवल। प्रेशर करें, आओ चलो देखते हैं क्या घटनाक्रम होता है साइकोपैथोलॉजिकल लेवल पे। सर, ये नारोइंग कहाँ ऑफ चल रहा है अभी? है कौन सा तो 20 पेज पे? पेज नंबर 27 पे? 27 है सर। सर वही चल रही है ना, ये इमेजिनेशन वाली बुक? ऑफ द माई जंक्शन वाली चल रही है। पेज नंबर हाँ हाँ। 27 है, लेट्स सी। ये मेरे में सर क्यों नहीं मिल रहा है? फिर ये नई बुक है ऐसा तो नहीं ना, इसलिए दिक्कत कर रहा है मेरा? आगे पीछे देख लो सर, हो सकता है उसमें कुछ अप डाउन हुआ हो। जहां एफोरिज्म 205 पढ़ के चले थे ना। अच्छा, पिछली बार हाँ तो हाँ। आपको 26 पे वो भी नहीं मिल रहा था, वो जब रहा 26 होगा। पे 26 पे 26 पे सर 26, ये आपका। हाँ 46 पे? नहीं 26 पे जाएंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस एट हाँ, फिजिकल मेरे में पैथोलॉजिकल लेवल। 27 है। हाँ सर, आगे ठीक, आगे मिला पीछे सर, मिला। देख लो। मिला सर, मिला। ओके। लेट्स बड़े सी सर, व्हाट हैपेंड एट द। हाँ बड़े सर बोल रहे हैं कि लेट्स सी व्हाट हैपन एट साइकोपैथोलॉजिकल लेवल। द नैरोइंग ऑफ द रीनल आर्टरी कॉजेज रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई टू द किडनीज। जो नैरोइंग है रीनल आर्टरी की, ये कोज करती हैं ब्लड सप्लाई की कमी को किडनी में। द किडनीज विच आर नाउ स्टार्विंग फ्रॉम लेस न्यूट्रिएंट्स because of less blood supply in turn ask for more. In response, the organism as a whole reacts by feedback mechanism and orders the heart to pump blood with greater pressure into the narrowed arteries so the optimum blood supply to the end organ is maintained. But the allopathic physician, as also the ill-informed homeopath, tries to reduce the hypertension with local remedies, which are called antihypertensives. बड़े सर कह रहे हैं, जब नैरोइंग हो जाती है रीनल आर्टरीज तो उधर न्यूट्रिशन सप्लाई कम हो जाती है किडनी को, इसलिए वो ज्यादा डिमांड, अपना न्यूट्रिशन सप्लाई के लिए डिमांड भेजती है माइंड को। तो माइंड बेसिकली फिर ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, पंप करने के लिए ब्लड को इस एंड ऑर्गन की तरफ, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाती है। परंतु जो एलोपैथ हैं या कम जानने वाले होम्योपैथ्स हैं, वो कोशिश करते हैं इस हाइपरटेंशन को कम करने की लोकल रेमेडीज से, जिनको एंटी हाइपरटेंसिव कहते हैं उनसे। द वेरी आइडिया ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू डिफेंड इट्स एंड ऑर्गन बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर नाउ स्टैंड्स डिफीटेड। जो आइडिया था ऑर्गेनिज्म का या वाइटल फोर्स का कह लो, ऑर्गेनिज्म को बचाने के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ा करके कि भाई किडनी एंड ऑर्गन को बचाने के लिए जो प्रेशर बढ़ाया था, नाउ स्टैंड डिफीटेड, वो अब काम नहीं करेगा, वो एक तरह से फेल हो जाता है जो आइडिया था। द किडनीज नाउ रिसीव लेस देन ऑप्टिमम ब्लड सप्लाई एंड हैंस लेस न्यूट्रिशन। और एंटी हाइपरटेंसिव देने की वजह से जो बीपी कम करा, अब जो है लेस ब्लड सप्लाई मिली ऑप्टिमम ब्लड की जगह, और इसीलिए लेस न्यूट्रिशन मिला किडनी को अब। दस इट स्टार्ट्स गेटिंग डिग्रेडेड, और इस तरह से किडनी डिग्रेड होना शुरू हो जाती है। द किडनी पैरेन्काइमा गेट्स destroyed not because of hypertension but because of lowering the blood pressure and the patient is now ready for dialysis. अब आगे कहानी बढ़ती है। बड़े सर कह रहे हैं कि किडनी पैरेन्काइमा जो डिस्ट्रॉय हुआ है उसका कारण हाइपरटेंशन नहीं था, बल्कि हाइपरटेंशन को कम करना, ब्लड प्रेशर को कम करना कारण है यहाँ पर किडनी पैरेन्काइमा का डिस्ट्रॉय होना। और अब पेशेंट रेडी हो जाता है इनके हिसाब से अब डायलिसिस के लिए। Thus the primary course of
atherosclerosis of blood vessels caused by psychosis miasm goes untreated, the disease progress and the patient dies. कह रहे हैं कि इस तरह से प्राइमरी कोर्स ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस और ब्लड वेसल्स जो है, जो कि जिसका कॉज साइकोसिस होता है, साइकोसिस मियाजम, अगर अब वो अनट्रीटेड रहता है और इस तरह से डिजीज प्रोग्रेस होता चला जाता है और पेशेंट की डेथ हो जाती है. इन एफोरिज्म 205 he further adds, the homeopathic physician finds that primary symptoms have already been destroyed and he has to now deal with secondary ones, that is affections resulting from the breaking forth and development of these inherent miasms, but especially with the chronic diseases evolved from the internal sora. एफोरिज्म 205 में यही कहा है एनीमैन साहब ने कि प्राइमरी सिम्टम्स जो हैं वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कर दिए जाते हैं, और हम जो डील करते हैं वो सेकेंडरी वंस को करते हैं, और खास करके जो उन डिजीज को लेकर के बहुत भाव दिया है जो इंटरनल सोरा से इवॉल्व होते हैं. Here he refers the readers to the theory of chronic diseases. बड़े सर कह रहे हैं कि एनीमैन साहब ने यहाँ पर रेफर किया है, रीडर्स को रेफरेंस दिया है कि भाई आप थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज जरूर पढ़ना इस नॉलेज को पाने के लिए, जो वो बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से प्राइमरी सिम्टम्स खत्म होकर सेकेंडरी सिम्टम्स आते हैं हमारी डॉक्टर के सामने. Thus he makes it imply clear that any chronic or terminal or grave disease cannot be treated without the underlying miasm being taken into consideration. और हैनीमैन साहब ने इसलिए बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी क्रोनिक या टर्मिनल या ग्रेव डिजीज ट्रीट ही नहीं किया जा सकता जब तक उसके अंदर उसके पीछे जो मियाजम है, यदि उसको आप कंसिडरेशन नहीं करेंगे, उसको कंसिडर करके नहीं चलेंगे, तो आप ट्रीट कर ही नहीं सकते. When he uses the word homeopathicity, he means it is not only symptom similarity or a core similarity or a disease similarity. He means that the similimum should include even the miasm concerned. हैनीमैन साहब के लिए कह रहे हैं कि जब उन्होंने होम्योपैथिसिटी को यूज करा तो उनका भाव उससे केवल और केवल सिम्टम्स को सिमिलिमम कर दो ये नहीं था, डिजीज को सिमिलिमम कर दो ये नहीं था, बल्कि सिमिलिमम जो है वो मियाजम के हिसाब से भी होना चाहिए. वहां केस और मेडिसिन रेमेडी ये भी था होम्योपैथिसिटी का मतलब. इन द फर्स्ट केस ऑफ कोमा where the lady was cured by Helleborus, the primary sora which was responsible for high fever and acute diarrhea, that is the inflammatory stage of intestine, was transferred to the meninges, giving rise to meningism and later on cloudy sensorium as the disease progressed to what we call as sensorium commune. This is a purely soric derangement of cerebral functions and of the whole nervous system. There was no destruction whatsoever in any of the parenchyma of the organs. Helleborus was thus not only covering the symptoms but also the underlying miasm. Therefore, she responded well. जो पहले केस लेके चले थे हेलिबोरस, बेलाडोना, कोमा के केस में, उनमें हेलिबोरस को यहाँ डिफाइन करें कि वह इसलिए हेलिबोरस अच्छे से रेस्पॉन्ड कर गई थी, ना केवल वहां सिम्टम सिमिलरिटी थी बल्कि अंडरलाइंग मियाजम भी सिमिलिमम था हेलिबोरस के, इसलिए वहां अच्छा रेस्पॉन्स किया उस पेशेंट ने. द सेकंड केस ऑफ कोमा वाज हैविंग द सेम सिम्टम्स बट द अंडरलाइंग कोज वाज ए मैलिग्नेंट एस्ट्रोसाइटोमा. दूसरा केस जहां पर सिम्टम तो सेम थे लेकिन अंडरलाइंग कोज जो है वो मैलिग्नेंट एस्ट्रोसाइटोमा था. दिस रिक्वायर्ड ए रेमेडी विच हैड ए पावर टू प्रोड्यूस ग्रोथ्स. दिस मीन्स आई रिक्वायर्ड ए सोरोसाइकोटिक रेमेडी
Belladonna does not have the power to produce astrocytoma and hence cannot cure astrocytoma. Nor does Helleborus have this capacity. Other remedies in rubric, for example, cuprum, aurum, zinc, could have been indicated, but here I did not use my judgment bracket में कह रहे हैं as Hahnemann mentions in the aphorism 177. Well, I did not use the symptoms well to prescribe and stuck to homeopathicity. The miasm or cause of the disease was not covered and hence it was not homeopathic simillimum. बड़े सर कह रहे हैं कि मैंने यहाँ हैनीमैन साहब के इंस्ट्रक्शंस को यहाँ फॉलो नहीं करा जो उन्होंने मेंशन की हुई है एफोरिज्म 177 में, और इस तरह से फिर मैं उस केस को कवर नहीं कर पाया सिमिलीमम के तहत। तो 177 एक बार देख लेते हैं क्या कह रहे हैं उसमें, वो छोटा सा है। 177 में कह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू मीट मोस्ट सक्सेसफुली सच ए केस ऑफ दिस विच इज ऑफ वेरी रेयर अकरेंस, we are in the first place to select, guided by these few symptoms, the medicine which in our judgment is the most homeopathically indicated. बेसिकली ये वन साइडेड डिजीज के लिए चल रहे हैं कि जहां पर बहुत पिक्चर क्लियर नहीं होती है, तो वहां पर हम इस तरह से उन वेरी रेयर अकरेंसेस होती है जिनकी के कोई इक्का दुक्का सिम्टम्स मिलता है, बहुत फ्यू सिम्टम्स मिलते हैं, वो उन्हीं को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। उस तरह से टर्मिनल केसेस के लिए उन्होंने वहां अलग से अप्रोच बताई गई है। आगे कह रहे हैं बड़े सर के इट सो हैपन्स दैट मदर्स विद देयर प्रीशियस चिल्ड्रन विजिट आवर क्लिनिक अगेन एंड अगेन for the same old bronchitis, wheezing and fever relapsing at the slightest indiscretion in food or change of climate. अक्सर कई बार ऐसा होता रहता है कि माताएं अपने प्रीशियस चिल्ड्रंस को हमारे क्लिनिक पे बार बार लाती रहती हैं, सेम ओल्ड ब्रोंकाइटिस को लेकर के, वीजिंग को लेकर के, रिलैप्सिंग फीवर को लेकर के, थोड़ा सा कुछ उल्टा सीधा खा लिया तो बीमार, थोड़ा सा ही मौसम चेंज होता तो बीमार। वी टेक द मेंटल्स, फिजिकल्स एंड द जनरल्स इनटू कंसीडरेशन एंड रिलीव द चाइल्ड टू गिव ए रिजल्ट मच फास्टर एंड क्विकर देन द कंटेम्परेरी मेडिसिन। बड़े सर कह रहे हैं यदि फिर हम उनको वहां पर जैसे कि लेते ही मेंटल, फिजिकल और जनरल्स को कंसिडरेशन में, तो हम और फास्ट एंड क्विकर रिजल्ट देते हैं कंटेम्परेरी मेडिसिन के हिसाब से, जो हमारे समकक्ष दवाइयां उनसे भी अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं हम। द मदर हैप्पीली कम्स टू अस बिकॉज ऑफ वन एडवांटेज, माई चाइल्ड डज नॉट बिकम क्रैंकी और लूज एपेटाइट व्हेन ऑन योर ट्रीटमेंट, एज इट हैपन्स विद द एंटीबायोटिक्स इज हर कंटेंशन। माताएं हमारे पास इसलिए लाती हैं खुशी खुशी बच्चों को कि यहाँ एक बड़ा फायदा मिलता है कि हमारे बच्चे क्रैंकी नहीं होते हैं, चिड़चिड़े नहीं होते हैं, लूज एपेटाइट नहीं होती है आपके ट्रीटमेंट से, जैसा कि एंटीबायोटिक खाने से अक्सर हो जाता है। दिस इज व्हाट मेक्स हर स्टिक टू अस। इस वजह ये भी एक कारण है कि वो हमसे स्टिक रहते हैं, हमसे जुड़े रहते हैं। बट सी सेज, कांट यू एलिमिनेट माई चाइल्ड्स प्रॉब्लम परमानेंटली एंड कंप्रिहेंसिवली? या फिर उनका एक सवाल बनता है, इंस्टेड वी गो ऑन प्रेस्क्राइबिंग द पेशेंट गोज ऑन गेटिंग रिलीफ, ही गोज ऑन रिलैप्सिंग एंड वी गो ऑन चेंजिंग रेमेडीज एंड गो ऑन गिविंग एक्सक्यूजेज और रादर ब्लेम द पेशेंट फॉर नॉट मेंशनिंग डाइटिक रेस्ट्रिक्शंस और अदर प्रिकॉशंस, बट द रिजल्ट इज द पेशेंट इज स्टक to you for years. This is not only in case of bronchitis. Same vicious cycle or chain of events are seen in patients with arthritis or with migraines. With
cases of mental depressions or any other chronic ailments. बड़े सर हमारे लिए फिर आगे बढ़ते हुए उन चीजों को कह रहे हैं कि कुछ अब ये केस हैं, इनके लिए पेशेंट अपने उस भरोसे के साथ हमसे स्टक रहता है और वो आता रहता है, ना केवल ब्रोंकाइटिस के लिए बल्कि माइग्रेन्स के लिए, आर्थराइटिस के लिए सालों साल तक हमसे वो जुड़े रहते हैं। कह रहे हैं दिस लीड्स अस नेचुरली टू थिंक इज होम्योपैथी एन इनसफिशिएंट और इनकम्प्लीट साइंस। वो सालों साल जुड़ रहे हैं तो बड़े सर कह रहे हैं तो ये हमें नेचुरली ये सोचना बनता है कि क्या होम्योपैथी इनसफिशिएंट है या इनकम्प्लीट साइंस है। Are the limitations of homeopathy the same as its counterparts? For example एलोपैथी, क्या इसकी भी limitations हैं जैसे कि एलोपैथी की हैं? Is it only meant to cure simple illness? क्या मात्र ये केवल simple illness को क्योर करने के लिए बनाया है हनीमैन साहब ने क्या? Do the disease like arthritis, migraines, hypertension, diabetes, behavioral problems, depressions, cancer, psoriasis, etc. still belong to the list of incurables as in allopathic treatment? क्या ये भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट की तरह से इनक्योरेबल की लिस्ट में रहेंगी? आर्थराइटिस, माइग्रेन्स, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, कैंसर, सोरियासिस जैसे वहां पे इनक्योरेबल है कि आते रहो खाते ही रहो, क्या ऐसे ही रहेंगी? 200 years back Hahnemann faced an identical problem. कह रहे हैं बड़े सर के हनीमैन साहब ने 200 साल पहले ये सेम आइडेंटिकल प्रॉब्लम को फेस किया था। ही हैड डिस्कवर्ड होम्योपैथी, फिर उन्होंने होम्योपैथी डिस्कवर करी। होम्योपैथी वाज हिज बेबी, द क्रेडिबिलिटी ऑफ हिज डिस्कवरी वाज एट स्टेक। होम्योपैथी वाज हिज बेबी, एक तरह से ये होम्योपैथी वाज हिज बेबी का भाव ऐसा आ रहा कि जो एक पसंदीदा, जो एक बहुत ही अच्छी चीज उन्होंने दी या शुरुआती बस बेबी यहाँ पे ऐसे होगा जैसे कि बेबी हम खुद प्रोड्यूस करते हैं ना, तो होम्योपैथी सर ने खुद प्रोड्यूस की थी, तो उनके लिए उनकी संतान जैसे। कितना लविंग, कितना हम बच्चों जो हम पैदा करते हैं वो हमारे लिए क्या अहमियत रखता है ना। हाँ जी 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 बस। And the credibility of his discovery was at stake. क्रेडिबिलिटी जो उनकी डिस्कवरी थी, जो उन्होंने एक बेबी से तुलना करी है हनीमैन साहब की होम्योपैथी की प्रोडक्शन, उसको उसकी क्रेडिबिलिटी उस डिस्कवरी की स्टेक पे है, स्टेक पे थी। आगे कह रहे हैं हनीमैन्स डिलेमा। हनीमैन्स डिलेमा 1816 से लेकर के 1828 तक जो रहा, वो क्या उनकी एक दुविधा थी, क्या एक भ्रम था? डॉक्टर दीपशिखा कह रहे हैं ड्यूरिंग द इयर्स 1816 to 1827 आई हैव बीन एम्प्लॉयड डे एंड नाइट, ये हनीमैन साहब के वर्ड्स हैं, with very serious problems of finding out why all the medicines known to homeopathy bring about no real cure in the disease under discussion, and of securing, if possible, a clearer insight into the true state of those thousands of stricken ones who remain uncured in the face of unimpeachable truth of homeopathic system of healing. बड़े हनीमैन साहब कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द इयर्स 1816 टू 1816 से 1827 तक वो दिन और रात एक किए हुए थे, with very serious problem finding why all the medicines known to homeopathy bring about no real cure in the disease under discussion. क्यों नहीं कर पा रही हैं रियल क्योर? ये वो ईयर्स थे जिनमें मियाज़म की डिस्कवरी करी थी फिर इन्होंने जी, और सिक्योर एंड ऑफ सिक्योरिंग इफ पॉसिबल ए क्लियरर इंसाइट, और इतनी क्लियर इंसाइट होने के बाद भी ट्रू स्टेट ऑफ दो थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रिकन वन हु रिमेन अनक्योर्ड इन द फेस ऑफ अनइम्पेचेबल, का मतलब होता है आरोप मुक्त होना या अभियोग मुक्त होना। Impeachable truth of homeopathy system of healing, LO,
लो का क्या मतलब होता है इसका? LO, LO वो है एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ, लो। जी 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 इन दिस टाइम बस मतलब हाय होता है एक तरह से मन से, जैसे वो निकलते हैं हाय हाय ये कैसे नहीं हुआ, लो एंड बी होल्ड, इस तरह का है लो, ये। लो इन दिस टाइम द गिवर ऑफ ऑल गुड थिंग्स ऑफर्ड मी। हाय तो नहीं होगा, इसको उससे जरा गूगल पे देखो एक बार, क्योंकि ये तो बस देख अच्छा भाव है, अच्छा भाव है डॉक्टर अमित भाई। अलास है बस हाय तो, एलास। ऐसा है कॉल अटेंशन, एक्सप्रेस वंडर या सरप्राइज करने के लिए जो हाँ, होता है। सरप्राइजिंगली कह सकते हो। इन दिस टाइम, इस समय पर जो सब चीजों का हमारा दाता है एक तरह से, द गिवर ऑफ ऑल गुड थिंग्स ऑफर्ड मी टू सॉल्व दिस sublime riddle for mankind's good as a result of incessant thoughts, tireless investigations, accurate observation and the most careful experiment। तो यहाँ हैनीमैन साहब एक तरह से इस बात को जोर दे रहे हैं कि देखो फिर जो है, जो हमारा सब चीजों का दाता है, जो सभी अच्छी चीजें भी हमें प्रदान करने वाला प्रभु को इंडिकेट कर रहे हैं। उन्होंने ऑफर किया मुझे, सोल्व हो गई मेरी ये सबलाइम रिडल ऑफ फॉर मैनकाइंड्स गुड एज ए रिजल्ट ऑफ इंसिडेंट थॉट्स। लगातार विचार के बाद, टायरलेस इन्वेस्टिगेशंस के बाद, एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन के बाद, मोस्ट केयरफुल एक्सपेरिमेंट के बाद ये सोल्व हो गई ये मुश्किल। These are Hahnemann's words in the first part of his last medical work, Chronic Diseases, Their Nature and Homeopathic Treatment। ये हनीमैन साहब के वर्ड्स हैं। In the first part of his last medical work, Chronic Disease, Their Nature and Homeopathic Treatment, ब्रैकेट में कह रहे हैं एडिशन आर्नोल्ड ड्रेसडन एंड लिप्सिक 1828। In the above paragraph, one sees the concern of Hahnemann and the worries which he faced around 1816 to 1817। बड़े सर कह रहे हैं कि जो पैराग्राफ है ऊपर, इसमें कोई देख सकते हो आप कि हनीमैन साहब का क्या कंसर्न और क्या चिंताएं रहीं जो सामना कर रहे थे 1816 से 1817 लिखा है यहाँ। He mentioned about the homeopathic medicines not bringing about a real cure as a serious problem that he faced। He mentioned about the homeopathic medicines not bringing about a real cure as a serious problem। सबसे बड़ी सीरियस प्रॉब्लम ये थी कि ये रियल क्योर नहीं कर पा रही थी होम्योपैथिक मेडिसिन। एंड दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही बिलीव्ड इन द इंडिस्प्यूटेबल फैक्ट और द अनइम्पीचेबल ट्रूथ ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ हीलिंग। और इसके बावजूद भी ये बिल्कुल सच्चाई थी, ये बिल्कुल सच था कि उनका एक विश्वास जो था इस सच्चाई के प्रति इंडिस्प्यूटेबल था, और इसमें कोई भी अनइम्पेचेबल ट्रूथ ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ हीलिंग, ये जो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ हीलिंग है इसके लिए एक तरफ से अटल सत्य होते हुए वो क्लियर थे। भाव ये है यहाँ हनीमैन साहब फिर भी वो क्योर नहीं कर पा रहे हैं। He observed that the treatment of many chronic diseases, इन्वर्टेड कॉमा में करें, even when carried out strictly in accordance with the theory of homeopathic science as hitherto practiced, was encouraging in the beginning, less favorable in the continuation and hopeless in the end। हो क्या रहा था, इतना ही स्ट्रिक्टली उसको केस को लिया, थ्योरी ऑफ होम्योपैथिक साइंस को कितने अच्छे से अपनाया उसके अनुसार, लेकिन ये जो अब तक की प्रैक्टिस थी वहां हो क्या रहा था कि शुरुआत तो बहुत अच्छे से होती थी एनकरेजिंग तरीके से, लेस फेवरेबल होता चला जाता था रिजल्ट जैसे वो आगे बढ़ता था केस, और अंत आते आते होपलेस निराशा ही हाथ लग रही थी क्रोनिक केस में, क्रोनिक डिजीज में खास करके।
Are most of us even today not facing the same serious problem that Hanneman, the founder, faced 200 years ago? बड़े सर का सवाल है हमारे सामने, क्या हम आज भी उसी सीरियस प्रॉब्लम को फेस नहीं कर रहे जो हैनीमैन साहब कर रहे थे 200 साल पहले? बिल्कुल, बस यही सोच ही रहते हैं हम। Then what is the difference between us and him? क्या डिफरेंस हुआ हमारे इस लेवल को और उस समय उनके 200 साल पहले वाले लेवल को? The glaring difference is what we, despite having a solution to the problem offered by Hanneman, still go on practicing to relieve temporarily or suppress or let go the patient, blaming the failure on homeopathic science, that the number of drugs proved are insufficient, that the theory of miasm is not the truth for our own good, that though there are millions of plant species and millions of insect species, we have only proved a few hundreds and many more lame excuses are put forth. बड़े सर यहाँ कह रहे हैं कि एक बिल्कुल क्लियर कट डिफरेंस ये है हम में और उनमें कि हम सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम होते हुए हमारे सामने जो ऑफर किया हुआ हमें हैनीमैन साहब ने, उनके सामने नहीं था सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, उन्होंने ढूंढा, जबकि हमारे सामने सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफर्ड बाय हैनीमैन होते हुए भी हम प्रैक्टिस करते जा रहे हैं टेम्परेरीली रिलीव करने के रूप में, सप्रेस करने के रूप में, लेट गो द पेशेंट ब्लेमिंग द फेलियर ऑन होम्योपैथिक साइंस, दैट द नंबर, और फिर हम कहते हैं कि नंबर ऑफ ड्रग्स जो है ना वो अभी पूरी तरह से प्रूव नहीं हुई है, इनसफिशिएंट है, बहुत सारे ड्रग्स हैं जो प्रूव होनी है, ऐसा हम कई बार लोग कहते हैं। दैट द थ्योरी ऑफ मियाजम इज नॉट द ट्रूथ फॉर आवर ऑन गुड, ये थ्योरी ऑफ मियाजम जो है ये इसमें कोई बहुत ज्यादा विश्वास नहीं जब रखते हम लोग इसकी सच्चाई के बारे में, ये हम कर रहे हैं। और फिर हम कहते हैं कि यहाँ पर मिलियंस ऑफ प्लांट और स्पीसीज एंड मिलियंस ऑफ इंसेक्ट स्पीसीज हैं, वी हैव ओनली प्रूव्ड ए फ्यू हंड्रेड्स एंड मैनी मोर, हम कुछ एक कोई प्रूव करे हैं, कुछ एक 100 को, और भाई इतनी सारी जो है अभी दवाइयां प्रूविंग के लिए है। बड़े सर कह रहे हैं इस तरह के हमारे लेम एक्सक्यूजेज हैं जो हम रखते हैं। रिएक्शन ऑफ द ग्रेट हैनीमैन टू दिस सिचुएशन वाज कंप्लीटली डिफरेंट। रिएक्शन बड़े डॉक्टर मतलब महान हैनीमैन साहब का इस सिचुएशन के लिए बिल्कुल अलग था, हमारा अलग एक्सक्यूजेज है। He took it as a challenge from God, the giver as he quotes. उन्होंने इसको एक चैलेंज के रूप में लिया भगवान की तरफ से, जो कि सब कुछ देने वाला है। उन्होंने कोट किया, he had to go to the depth of the serious problem because perhaps God, the giver, wanted him to suffer and solve this sublime riddle for mankind's good by incessant thoughts, tireless investigations, accurate observations, and the most careful experiments. वो ये जानते थे, हैनीमैन साहब को ये भाव था, उनका एक फीलिंग थी कि वो इस सीरियस प्रॉब्लम के थ्रू गहराई में जाएं, जो कि भगवान भी ये चाहते हैं एक तरह से। द गिवर वांटेड हिम, प्रभु चाहते हैं कि तू कष्ट ले, मेहनत कर, सॉल्व कर इस सबलाइम रिडल फॉर मैनकाइंड्स गुड को, इंसिडेंट थॉट के साथ, टायरलेस इन्वेस्टिगेशंस के साथ, एक्यूरेट ऑब्जर्वेशंस के साथ और मोस्ट केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स के साथ। तो हैनीमैन साहब ने भगवान का ये चैलेंज ऐसे लिया कि प्रभु कुछ अच्छा कराना चाहते हैं मेरे हाथ से, और हम प्रॉब्लम्स को लेके ब्लेम करते रहते हैं। ये अंतर हम में और हैनीमैन साहब में क्लियर कट है। In short, he worked conscientiously and diligently for good of mankind. अगर संक्षिप्त में कहें, बड़े सर कह रहे हैं कि वो जो उन्होंने वो काम किया, काम करते थे, वो कंसाइंसली और डिलीजेंटली करा उन्होंने मैनकाइंड की अच्छाई के लिए, भलाई के लिए। तो इस तरह से बड़े सर ने हैनीमैन साहब का यहाँ ये भाव रखा कि क्या उनका डिलीमा रहा और कैसे फिर
थ्योरी ऑफ मियाज्म सामने आया निकल के। यहीं रुकेंगे, फिर किसी की कोई क्वेरी, कोई पॉइंट रखना है, कोई क्वेश्चन है? जी हाँ नहीं। सर, जी सर। हाँ सर, हेलो। हाँ हाँ बोलिए। सर। जी सर, जी। तो जैसे जैसे सर ये कह रहे हैं, एक सेकंड। जैसे सर क्या होता है कि जैसे हाइपरटेंशन के केस में जी सर मोस्टली लोग सर मुझे जैसे एलोपैथ के पास भागते ही हैं। होम्योपैथ भी जो है मतलब जो लोग डॉक्टर होते हैं उनके यहाँ भी लगभग 90% जो डॉक्टर के यहाँ से भी अगर कोई केस हो जाता है घर में हाइपरटेंशन का, जी तो उसमें ये डर रहता है कहीं लकवा ना मार दे इनको, तो जल्दी से लेकर भागते ही हैं उस केस में। जी। तो वहाँ पे सर जैसे होम्योपैथ से ही मतलब कंट्रोल करना उसका मेन रहेगा सही। नहीं, पहली बात तो यही है कि ये जो भ्रम है कि लकवा ना मार जाए, इससे हमें जी, जी। होनी हो, फिर क्लियर होना चाहिए कि लकवा क्यों हाँ, मारेगा। क्योंकि लकवा मार हाँ, जा रहे हैं लोग बाग, इसलिए हम भी सोचने लगे कि लकवा मार डर लग जाएगा। जाता है। जी, जी। तो इससे थोड़ा-सा कैसे बचेंगे फिर? किस मतलब किस अप्रोच से बचेंगे? इसमें थोड़ा सा जी, जो जगह है वो ये जरूर है कि आप केस सामने देखें और जी, सारा का सारा केस आप इन्वेस्टिगेट करें। यदि बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो गया है, उसकी उसका एग्जिस्टेंस खतरे में आ गया है, जी, तो वहां पर मैनेजमेंट उस जगह ले भी सकते हैं और साथ में वहां स्टेट रेमेडी अपने जी, आप को जी। हमें एक तो यह है कि निखारना होगा। बिल्कुल बैक सर, साइड बिल्कुल। प्रेस्क्रिप्शन के लिए भी हमें अपने आप को हाँ, हाँ। एक तरह से तराशना होगा दोस्त। और दूसरी मतलब एकदम बात जो एक्यूट आपकी के लिए। सबसे पहली चिंता यह है कि यदि हम जी। इस लेवल पे पहुंच जाएं कि हम ये तय कर लें कि यहाँ पेशेंट के पास टाइम नहीं है, हुँ, हुँ। तो वहां मैनेजमेंट लेंगे बिल्कुल, जी, वहां जी। हम कसम खा के नहीं बैठेंगे। हाँ, लेकिन हाँ। ऐसा हमें होना होगा कि हम ये पहचान लें कि कौन सी वाकई वो सीरियस सिचुएशन है जहां हमें उधर जाना ही है, जाना ही चाहिए। जी, जी, और साथ में पैरेलल जी, स्टेट प्रेस्क्रिप्शन के लिए, बेड साइड प्रेस्क्रिप्शन के लिए हमें जी, अपने आप को एक अच्छे प्रेस्क्राइबर के रूप में लाना होगा। इसको तो मैं ऐसे बिल्कुल। लूंगा। जैसे सर जैसे कुछ लोगों का होता है कि बीपी पता लगा 220 चल रही है उनकी, 200 से प्लस चल रही है। हाँ तो उसमें सर अपने को भी थोड़ा-सा डर लगता है कि अरे यार क्या किया जाए इसके हाँ, साथ? देखो हम बिल्कुल, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं और बिल्कुल सही जी, कह रहे हैं आप। हम बिल्कुल भ्रम में जी, नहीं जी। जिएंगे। डर जाते हैं थोड़ा-सा हाँ, वहाँ पे। हम भ्रम में बिल्कुल नहीं जिएंगे। हम जी, देखो, जब तक हम उस लायक नहीं हो जाते जी, जी। कि हम उसको हंट कर लें, तब जी, तक हम मैनेज जरूर करेंगे। और फिर हम आंसर एक ही निकल के आएगा कि ये हम जी, लोगों को अपने आप को एफिशिएंट बनाना है। और हाँ, अगर 216 उसका बीपी है और उसके पैरामीटर्स भी गड़बड़ जा रहे हैं, या जी, जी, फिर अब मैं बोल दूं कि यदि हमें वाकई ऐसा लग रहा है कि 216 पे कोई भी खतरा हो जाएगा, तो हम वहां मैनेजमेंट लेना चाहिए हमें। जी, जी। हाँ, मैं आपको नहीं ठीक बताऊं, है। जी, बहुत ही कड़वे एक्सपीरियंस भी हैं लाइफ में हमारे, बिल्कुल सर, जहां बिल्कुल। हमने ये देखा कि केस जो है वो नहीं अकॉर्डिंगली आ रहा, हुँ। और हम बिल्कुल फर्म बिलीफ लेके बैठ गए, हाँ, और हाँ। भाई नुकसान हो गया दोस्त। जी, जी। तो ये कुछ इतना गहरा और इतना बारीक समझने लायक क्वेरी है आपकी, कि जी, जी। इसका बड़ी समझदारी से ही हम इसका आंसर समझेंगे। हम ना तो हमें जैसे सर नहीं होता होना क्या है है। ना कि जैसे मान लीजिए जैसे सर सिलेक्शन सब जी, जी। सपोज़ जैसे सर मान लीजिए सर सिम्पटम ले भी रहे हैं और फाइन ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और संजोग से एक सिम्पटम अगर मान लीजिए बाय द वे हमने चूक गए अगर लेने से, हाँ तो मेडिसिन वहाँ पे काम नहीं कर पाएगी ठीक से। हाँ, तो फिर मेहनत करो। तो वहाँ पे जी, फिर जी, मैनेज वहाँ पे करो, टाइम नहीं ऐसा होता नहीं है। है, ये नेचर हमें जी, साथ देगी। ऐसा नहीं है कि आप अगर एक सिम्टम लेने से चूक गए तो मरीज एकदम चला गया ना। जी, जी। नेचर सपोर्ट करेगी। अगर जब आपकी पार्शियल सिलेक्शन होगा तो फिर काम करेगी कुछ न कुछ। हाँ, कुछ ना कुछ होम्योपैथिक, अगर देखो, कहीं मैंने सुना था कि होम्योपैथी या भगवान अच्छा करने वाले को कभी मुश्किल में डाल ही नहीं सकते। जी, जी, बिल्कुल। आप सिंसियरली प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिंसियरली प्रेस्क्रिप्शन दे रहे हैं, यदि आपका पार्शियल भी रहता है, तो भी काम करेगा बिल्कुल। आप खतरे में नहीं जाएंगे, आपको मौका मिलेगा प्रेक्टिस जी, करने जी। के लिए। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। डॉक्टर अभिषेक, बॉस की बात बिल्कुल ऐसे हम लोग बॉस हम ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, अगर हमारे पास एक पेशेंट की
कंडीशंस बताती है कि इमरजेंसी ये है कि भाई 210 220 या जी, नीचे जी। का या उसका 140 150 ब्लड प्रेशर चल रहा है और अभी हमारे को इसको मैनेज करना है। जी, आप जी। बात समझिए, हमने उसको मैनेज किया फॉर अ टाइम बिंग, जी। 1-2 बार किया तो ये हमारे लिए चाहिए, लेकिन अब हम बार बार वहीं पहुंचा रहे हैं, इसका मतलब हमारी मेडिसिन सही नहीं है। आपने एक बार उसको मैनेज कर दिया, फिर वही बात है, फिर पूरी मेहनत करी और उसको दोबारा कंडीशन पर हम नहीं जाने दे रहे। जाने ये दे रहे। होम्योपैथी का है। बिल्कुल जी, जी। बिल्कुल ऐसे ही है बिल्कुल। अमित शर्मा, जैसे वो हम पढ़े थे ना, इमोशनल एंड मेंटल डिजीज को सबसे पहले उसको कवर हाँ कर जी, लो, लेकिन समय बिल्कुल, हाँ समय जी, मत गवाओ अच्छी रेमेडी सिलेक्ट करने के लिए, समय मत खो। हाँ जी, हाँ, ये उस बिल्कुल तरह सही। से बिल्कुल, देख दो। हाँ जी, बस ठीक है बहुत बस। ठीक हाँ सर, ठीक। चलो यहीं राम रुकते हैं। राम और कोई राम पॉइंट राम है राम किसी का? बॉस जी राम जी ठीक है। हाँ, डॉक्टर प्रीति जी शायद बोल रही है। बॉस मुझे ये समझना है कि जो डिस्पेयर रूब्रिक होता है और डिल्यूजन डार्क, इसमें डिल्यूजन डार्क को मतलब एक तरह से डिस्पेयर जैसा ही हम कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे? तो डेस्पेयर बताया, दूसरा डिल्यूजन डार्क। डार्क। डेल्यूजन डार्क और डेल्यूजन डेस्पेयर बेसिकली ज्यादा अलग अलग है भी नहीं वैसे। अब ये देखना है कि डेल्यूजन डार्क में क्या है कि उसके सामने कोई रास्ता ही नहीं बचा, अंधेरा ही अंधेरा है सामने, ऐसा ये भाव। बस और डेस्पेयरनेस में भी वहीं जाते हैं, है जी। बस समझ नहीं आ रहा क्या करूं। देखो, डार्क का मतलब है कि क्लियर नहीं है कुछ, तो वहां डार्क के साथ थोड़ा कंफ्यूजन भी जुड़ जाएगा। लेकिन अगर डेस्पेयर है तो इसकी डेप्थ बहुत गहरी है। डेस्पेयर का मतलब है कि क्लियर है सब कुछ, अब कुछ होने वाला नहीं है। और डूम्ड जैसा। डार्क का मतलब है कि कहीं से रोशनी मिल जाए, अ- अच्छा भी हो सकता है। अच्छा। डेल्यूजन डार्क का मतलब है मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। ठीक है। एक रूब्रिक है ग्रोपिंग इन द डार्क। क्या ग्रोपिंग क्या? इन द डार्क में यह है कि हाथ पैर मारता रहता है, यहाँ कभी यहाँ यूज कर ली चीज, कभी वहां यूज कर ली, लेकिन जब कुछ हाथ नहीं लगेगा तो तब फिर वो डेस्पेयर में चला जाएगा। तो डेस्पेयर डीप रूब्रिक है बेटा। अच्छा जी। हाँ, लेकिन पेयर में मेडिसिन ज्यादा है, डिल्यूजन डार्क में कम है। डेस्पेयर में ज्यादा है, डिल्यूजन डार्क में कम है, तो कोई बात नहीं, कंफ्यूजन ले लो। ठीक है। डेल्यूजन जी। डार्क, डेल्यूजन कंफ्यूजन या कंफ्यूजन, ऐसे ऐसे पैरेलल कोई दूसरा ले लो, उसके क्रॉस रेफरेंस में होंगे। डार्क के क्रॉस रेफरेंस में और कौन कौन से प्रतीक थी? बॉस मुझे याद नहीं आ रहा है डार्क के रेफ, लेकिन कंफ्यूजन वाला एक रूब्रिक है। हाँ, कंफ्यूजन डेस्पेयर ये सब है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली याद है कंफ्यूजन का तो शोरूम के है, हाँ देखो क्योंकि मैं, कल अच्छा, रूब्रिक्स चेक की तो उसमें मुझे ये डाउट हुआ था। मेडिसिन एक पे, ये था। मेडिसिन की संख्या से पहले अब ये चर्चा कर लें कि ये जो डार्क अपने आप में है वो कहाँ क्या हो सकता है और डेस्पेयर क्या हो सकता है। तो डेल्यूजन डार्क में अभी डेस्पेयर के कंपैरिजन में अभी कहीं ना कहीं होप है। अच्छा। हाँ, कि अगर आपको कहीं लाइट मिल गई, कोई आपका मार्गदर्शक मिल गया तो आपका काम बन सकता है। लेकिन डेस्पेयर तो एक तरह से हताश हो चुका है, अब कोई रास्ता नहीं ओके। बचा, इसलिए ये नियर टू डेथ है डेस्पेयर, इसलिए ये मोर सिफिलिटिक है बेटा। जी डिस्पेयर मोड सब है इसमें। हाँ, ठीक है। जी। ठीक है, तो फिर यही रुकते हैं। सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका बहुत राम, बहुत राम। धन्यवाद। राम, राम। थैंक यू बॉस। ओके।